मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 24 जून 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से आर्टिकल करने वाले हैं। एक दो आर्टिकल यहाँ पे जो है रिपीटेड रहने वाला है। जैसे स्पीकर वाला आर्टिकल जो है वो रिपीटेड रहेगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर हम लोगों ने लास्ट वीक ही पढ़ा था। और आज हम थोड़ा सा स्पीकर के बारे में देखेंगे। रिपीटेड इस आर्टिकल है लेकिन आपकी रिवीजन में काम आएगा। ठीक है। उसके अलावा चैट कंट्रोल एक यूरोपियन लॉ अभी आ सकता है फील्ड में। तो ये है क्या चैट कंट्रोल, प्राइवेसी को लेके क्या कंसर्न्स हैं। इंडिया का यहाँ पे फिलहाल कोई खास इंपॉर्टेंट रोल है नहीं, इसलिए इस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इंट्रोडक्टरी लेवल पे एग्जाम्पल के परस्पेक्टिव से आप डेफिनेटली इसको बता सकते हो। उसके अलावा यस, एक टॉपिक है अपने पास, इश्यूज विद कैपिटलिज्म। तो ये एक्चुअली एक बुक लॉन्च हुई है, उस बुक के बारे में था। और इस बुक के थ्रू हम लोग ये पढ़ सकते हैं कि कैपिटलिज्म क्या होता है। उसके अलावा कैपिटलिज्म के रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज हैं, कैपिटलिज्म की जो ड्रॉबैक्स हैं बेसिकली, उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा हीट वेव को नेशनल और नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर नहीं किया गया है। कुछ स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं सेंटर से कि हीट वेव को जो है नेशनल नेचुरल डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे बात करेंगे कि क्या दिक्कत है भाई, हीट वेव को हम लोग नेचुरल डिजास्टर क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। ये वाला आर्टिकल भी कैपिटलिज्म वाला मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैट कंट्रोल वाला भी मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीकर वाला प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछा जाता है। सेंसस इंडिया में कंडक्ट नहीं हुआ है अब तक। तो सेंसस के बारे में जनरल बात करने की बजाय हम लोग ये बात करेंगे कि सेंसस क्यों ज़रूरी है, और सेंसस ना होने से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और फ्यूचर में आ सकती हैं, और कौन कौन सी कंट्री में सेंसस हुआ है अभी तक आफ्टर कोविड और ड्यूरिंग कोविड, उसके बारे में बात करेंगे। ये एडिटोरियल सेक्शन से हम लोग करने वाले हैं, तो यह वाला टॉपिक भी ज़्यादा मेंस के लिए ही जो है वो ठीक नज़र आता है। एक बार फ्रंट पेज पे देखिए क्या हो रहा है। तो नीट वाला जो इशू है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। नीट का पेपर लीक हुआ था, इसके प्रूफ अभी कई जगह से आ चुके हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया है। बिहार में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने नीट का पेपर लीक करवाया था। गुजरात से कुछ लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। तो ये बात तो अभी नोन हो चुकी है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। जिन लोगों ने नीट का पेपर लीक किया था उन्होंने भी कन्फेशन दिया है। कुछ स्टूडेंट्स ने भी कन्फेशन दिया है कि उनको एक्चुअली एग्जाम से एक रात पहले पेपर मिल चुका था। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि लीक हुआ था। अब सवाल यह है कि जो काउंसलिंग होनी है 6 जुलाई से, वो उसको क्या गवर्नमेंट कंटिन्यू रखेगी या नीट का पेपर पूरी तरह से दोबारा कंडक्ट कराने वाले हैं। तो एक तो वो बड़ा इशू यहाँ पे देखने वाला है। लेकिन सवाल यही है कि भाई, और सिर्फ नीट का ही पेपर क्यों, नेट का पेपर जो यूजीसी कंडक्ट कराता है, नेट का मतलब नेट ही कंडक्ट कराता है, एनटीए कंडक्ट कराता है, यूजीसी के पेपर होता है, वो भी लीक हुआ था। तो पेपर पे पेपर लीक होते चले जा रहे हैं। राजस्थान में पेपर होते हैं, वहां पे लीक हो जाता है, यूपी में लीक हो जाते हैं। कोई पेपर इंडिया में ऐसा है नहीं अभी। तो मुझे लगता है सिर्फ यूपीएससी को लेकर ऐसी कंट्रोवर्सी अब तक नहीं आई है पेपर लीकेज वाली। लेकिन मुझे लगता है बाकी सभी पेपर इंडिया में कहीं ना कहीं लीक होते हैं। कभी पता चल जाता है, कभी नहीं पता चल जाता है। पैसा फेंक तमाशा देख, वो हाल हो गया है। तो जो बच्चे हैं जो मेहनत से तैयारी करते हैं, उनका तो सिस्टम से भरोसा ही उठ जाता है। और फिर आप सवाल उठाते हो कि भई आप अमेरिका क्यों जाते हो, बाहर कंट्रीज में क्यों जाते हो, क्योंकि आपने सिस्टम यहाँ पे ऐसा बना दिया कि आम आदमी का यहाँ पे भरोसा ही नहीं है आपके सिस्टम के ऊपर। तो इसीलिए एक ओवरहोल करने की जरूरत है, पूरे एग्जाम सिस्टम को ओवरहोल करने की जरूरत है। सरकार कह रही है भैया मैं एक लॉ लेके आ रहा हूँ जिसमें पेपर लीक वाले केस में 10 साल की सजा होगी, 1 करोड़ रुपए का आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। लेकिन लॉ तो इंडिया में बहुत सारे हैं। डाउरी लॉ है हमारे यहाँ पे, अब्यूज लॉ है, कितने सारे लॉज है। तो क्या लॉज सिर्फ पास कर देने से समस्याएं दूर हो जाती हैं क्या? नहीं ना। वो एक इम्प्लीमेंटेशन आप लेके आइए, प्रॉपर सिस्टम आप एस्टेब्लिश करिए। लॉ लाने से कुछ खास नहीं होता है जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। लॉ तो देश में ऐसे ऐसे हैं, अगर लागू हो जाए तो एक दिन में राम राज्य बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। वही प्रॉब्लम है। चलिए, स्पीकर वाला टॉपिक एक हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ स्पीकर। डिटेलिंग में आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट दिया हुआ है, तो आप तो यहीं से डेफिनेटली पढ़ लें। लेकिन मैं थोड़ा आर्टिकल डायरेक्टली वहीं से पढ़ूंगा, क्योंकि आर्टिकल रिपीटेड है। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी जाने का फायदा है। देखिए, एक तो आपको ये समझ में आने यह चाहिए कि स्पीकर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी, देखिए स्पीकर से उम्मीद की जाती है कि वो अनबायस रहेंगे, है ना, कि वो न्यूट्रल रहेंगे।
वो अपोजिशन को, पावर को, गवर्नमेंट को इक्वली ट्रीट करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो एक्चुअली बायस्ड होते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी पे टिकट लेते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीत के आते हैं, और स्पीकर बनने के बाद भी उसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर रहते हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब इनका रोल आएगा तो कभी ना कभी अनबायसनेस नजर आएगी ही। हालांकि इनका जो पद है वो इतना बड़ा है, उम्मीद की जाती है कि वो ऐसा ना करें, लेकिन कई बार ऐसे केसेस आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये केस ना यूके में नहीं है। देखिए, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया था। लेकिन ब्रिटेन में प्रैक्टिस ये होती है कि एक बार देखो, वहां पे भी जो स्पीकर होता है पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन एक बार जब वो स्पीकर बन जाते हैं ना, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन दे देते हैं। इंडिया में रिजाइन वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। देखो, अगर ये रिजाइन देते हैं तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन इंडिया में रिजाइन वाला आज तक किसी भी स्पीकर ने पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन नहीं दिया है स्पीकर बनने के बाद। वहां पे ऐसा नहीं है। अब देखिए जरा, ब्रिटेन, इंडिया में क्या होता है, जब एक टर्म कंप्लीट हो जाती है 5 साल की सरकार की, उसके बाद दोबारा से स्पीकर टिकट लेते हैं और चुन के आते हैं, तो वह एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। अब हो सकता है उनकी अगली बार स्पीकर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, वो बात अलग है। जैसे ओम बिरला जी थे, इस बार इलेक्शन लड़े, अब वो स्पीकर बनेंगे नहीं बनेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शन लड़ते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह ही लड़ते हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जो स्पीकर होता है वो रिजाइन दे देते हैं, और नेक्स्ट टाइम वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नहीं लड़ते हैं, वो स्पीकर के लिए लड़ते हैं, वो स्पीकर की पोस्ट के लिए लड़ते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए लड़ते हो दोबारा से। अब इसकी वजह से ब्रिटेन में न्यूट्रलिटी बनी रहती है, क्योंकि एक बार आप स्पीकर बन गए तो फिर आप पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हो, आप फिर इंडिपेंडेंट हो। और इंडिपेंडेंट जो होता है, ज्यादा चांसेस हैं कि वो किसी का एक खास पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडिया में ऐसा नहीं होता। लेकिन स्पीकर से पहले तो प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे आर्टिकल 94 क्या कहता है? आर्टिकल 94 कहता है दैट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल नॉट वकेट हिज हर ऑफिस until immediately before the first meeting of the Lok Sabha after its condition. This is to ensure that the office of the speaker is never left vacant. देखिए, स्पीकर का ऑफिस कभी भी खाली नहीं हो सकता है, नॉट इवन फॉर वन डे। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, सरकार के 5 साल पूरे हो गए, सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद भी ओम बिरला जी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ठीक है, नई सरकार बन चुकी है, लेकिन ओम बिरला अभी भी 24 जून, मतलब आज तक टुडे इटसेल्फ, ठीक है, आज तक स्पीकर बने रहेंगे। पहली जब मीटिंग होती है, ठीक है, उस तक बने रहेंगे। अब देखिए जरा, लेकिन जब नई सरकार बनती है, नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, उस समय तो ये चले जाएंगे। उनकी जगह पे एक प्रोटेम स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। ये प्रोटेम स्पीकर का, देखिए, प्रोटेम का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परेरी। इस वर्ड का लिटरली मतलब होता है टेम्परेरी। तो जब फर्स्ट मीटिंग होगा, जब पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने नए घर में आएंगे, इनको ओथ तो दिलवानी पड़ेगी। ओथ कौन दिलवाएगा? पुराने स्पीकर तो नहीं रहे ओम बिरला जी, किसी नए को इलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन टेम्परेरी पर्पज के लिए, देखिए, जब तक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ नहीं लेता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं माना जाता। आप इलेक्शन जीत के आए होंगे अलग बात है, लेकिन ओथ जरूरी है। तो जब ये ओथ ले लेंगे, उसके बाद ये अपना नया स्पीकर अपॉइंट करेंगे। लेकिन ओथ कौन दिलवाएगा? ओम बिरला जी तो नहीं रहे, मतलब वहां पे नहीं रहे, वैसे तो हैं। ओथ दिलवाएंगे एक टेम्परेरी स्पीकर, जिसे कहा जाता है स्पीकर प्रोटेम। यूजली सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद फिर नए स्पीकर को इलेक्ट कर दिया जाता है। तो आर्टिकल 93 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट लोकसभा शैल चूज 2 मेंबर टू बी इट्स स्पीकर। 2 लोगों को चुनेंगे, एक होते हैं स्पीकर, एक होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर
इज हेल्ड ऑन द डेट फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। स्पीकर कब चुने जाएंगे, यह डेट प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स की जाती है। ठीक है। तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो 2-4 दिन के लिए रहते हैं, उसके बाद एक्चुअली स्पीकर को चुन लिया जाता है। लेकिन डेप्टी स्पीकर को कब चुना जाएगा, यह डेट स्पीकर के द्वारा फिक्स की जाती है रादर देन प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, नेक्स्ट टाइम याद रखना है। स्पीकर कब चुने जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा डेट सिलेक्ट की जाती है, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर कब चुने जाएंगे यह डिसाइड किया जाता है स्पीकर के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इसलिए 2 बार बताया आपको। लेकिन स्पीकर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। बहुत सारे रोल्स में से स्पीकर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, जिससे उनका जो बेसिकली उनका जो ऑफिस है वो स्ट्रांग हो जाता है। पहला तो सिंपल ही होता है मनी बिल को डिक्लेयर करना। स्पीकर के सर्टिफिकेशन के बिना उसे मनी बिल नहीं माना जाएगा। और एक बार अगर स्पीकर बोल देते हैं कि ये मनी बिल है, तो फिर इस पे कोई डिबेट डिस्कशन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राज्यसभा के पास मिनिमम पावर है मनी बिल के केस में। सारी पावर लोकसभा के हाथ में होती है। ये बहुत बड़ी पावर है मनी बिल डिक्लेयर करना। दूसरा होता है मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, यानी कि जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जाती है वो भी स्पीकर के द्वारा की जाती है। ये 2 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रोल हमारे यहाँ पे होते हैं। एक और रोल होता है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। जैसे जब किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस के अंदर, यह बिल स्टैंडिंग कमेटी को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करना होता है। कौन रेफर करता है, स्पीकर रेफर करते हैं। अब स्टैंडिंग कमेटी तो में तो गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं, अपोजिशन वाले लोग भी होते हैं। तो बहुत बार सरकार अवॉइड करती है बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने से, क्योंकि यहाँ पे स्क्रूटनी ज्यादा होती है सरकार के बिल की प्रपोजल की। और ये देखा भी गया है बेसिकली 2009 और 2014 के बीच में इंडिया में क्या हुआ हमारे यहाँ पे, देर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ 71%। यानी कि बिल्स को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा ही नहीं गया। अगर 100 बिल इंट्रोड्यूस हुए थे तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 29 बिल्स स्टैंडिंग कमेटी के पास गए, 71 बिल्स को वैसे ही पास कर दिया गया। हाँ, ये थोड़ा कम हुआ 2019 से लेकर 2014 तक, यह है थोड़ा सा कम हुआ, इट वाज ओनली 16%। लेकिन यहाँ पे स्पीकर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट नजर आता है। और कई बार लोगों को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया, सस्पेंड भी कर दिया गया जाता है हफ्ते भर के लिए। अगर कोई अपोजिशन वाले ज़्यादा हुड़दंग मचाते हैं तो स्पीकर उनको बोल सकता है भैया 3-4 दिन के लिए आप जाइए यहाँ से, आपको सस्पेंड कर देते हैं, तो फिर आप वापस आ सकते हो। ये चीज़ रहती है। और यूजुअली इंडिया में क्या रहता है, जो स्पीकर होते हैं वो जो मेजोरिटी पॉलिटिकल पावर होती है उनसे चुने जाते हैं, और जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं ये अपोजिशन से चुने जाते हैं। एक इंडिया में जनरल प्रैक्टिस रही है काफ़ी समय से। लेकिन इस सरकार ने इसको चेंज किया, और इंडिया में डेप्यूटी स्पीकर फिलहाल कोई है ही नहीं। पिछली लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर थे ही नहीं, स्पीकर से ही हम लोग काम चला रहे थे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ा सा स्पीकर के बारे में। और कंटेंट की बात करो तो पूरा कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, पावर ऑफ एंड द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, ये थोड़ा आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। रिपीटेड है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया है। नेक्स्ट अपने पास जो आर्टिकल आता है, इज द यूरोपियन यूनियन चैट कंट्रोल लॉ अंडरमाइनिंग द ऑनलाइन प्राइवेसी। तो भैया यूरोप वाले थोड़े से ना, देखो वैसे तो यूरोपियन कंट्रीज लाइक अ वेरी मैच्योर डेमोक्रेसीज, राइट। और मैच्योर डेमोक्रेसीज में इंडिपेंडेंट फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल आ रहा है प्राइवेसी वर्सेस चाइल्ड अब्यूज, ये है सवाल यहाँ पे। और बहुत बार, और ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, तो यूरोप में कई बार ऐसा केस देखे गए हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है। कई बार प्राइवेट लेवल पे होता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो जाता है। और वो सब इंफॉर्मेशन वगैरह चैट्स के थ्रू, प्राइवेट वीडियोस, प्राइवेट फोटोज, उन सब के थ्रू होती है। तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो रहा है भैया प्राइवेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए कुछ यूरोपियन कंट्रीज का कहना है कि भाड़ में जाए प्राइवेसी, हम तो इसके ऊपर फोकस करेंगे।
अब अगर आपको ये रिड्यूस करना है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस को कम करना है, तो इसके लिए आपके जो व्हाट्सएप या फिर दूसरे प्राइवेट मैसेजेस हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। आपकी जो प्राइवेट इमेजेस हैं उनको भी उनकी भी एक्सेस सरकार के पास होनी चाहिए। प्राइवेट मैसेजेस की एक्सेस भी सरकार के पास होनी चाहिए। तो ये एक बेसिकली यूरोपियन यूनियन के अंदर अभी क्या हुआ 2022 में, चाइल्ड अब्यूज को कम्बाट करने के लिए एक प्रपोजल आया है। बेसिकली लॉ नहीं बना है, प्रपोजल आया है कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, मैसेजिंग कंपनीज हैं, हम इनको फोर्स करेंगे कि एक बैक डोर एंट्री दिया जाए गवर्नमेंट को, और मतलब थर्ड पार्टी को, और इसका यूज करके गवर्नमेंट आपके मैसेजेस पढ़ सकती है, जिससे ये चाइल्ड सेक्स के अब्यूज के जो केसेस हैं वो कम हो सकते हैं। कई कंट्रीज इसको ऑफ कोर्स अब सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, नेदरलैंड है, पोलैंड है। ये कहते हैं नहीं भाई, ये तो प्राइवेसी का वायलेशन है। कुछ कंट्रीज इसको सपोर्ट कर रही हैं, जैसे स्पेन है, आयरलैंड है, वो कह रही है भाई नहीं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो ये कंपनीज हैं व्हाट्सएप वगैरह, इन्होंने तो धमकी दिया है, सिग्नल व्हाट्सएप ने कहा है कि अगर ये लॉ बन जाता है तो हम लोग आपकी कंट्री में ऑपरेट ही नहीं करेंगे। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, बातें थोड़ी सी ज्यादा आगे बढ़ के हो जाती हैं। देखिए क्या हुआ था, कुछ साल पहले 2021 के अंदर एप्पल ने एक लॉन्च किया था जिसका नाम था न्यूरल हैश। ठीक है। तो इससे क्या होता था, एप्पल आपकी क्लाउड की जो आई क्लाउड में फोटोज वगैरह होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, उनको एक्सेस कर सकता था। ठीक है। फॉर द इंडिविजुअल डिवाइस फॉर द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। तो इट वाज अ लॉस ऑफ प्राइवेसी। अब हुआ ये, अभी एप्पल इसको नहीं एप्पल ने इसको खत्म कर दिया। एप्पल का कहना है कि देखो भाई, ये एक स्लिपरी स्लोप है बेसिकली। आपने इसको इंट्रोड्यूस तो कर दिया, अब हो सकता है किसी देश में ठीक ठाक गवर्नमेंट हो जो ह्यूमन वैल्यू राइट्स को वैल्यू करती हो, वो इसका मिसयूज नहीं करेंगी। लेकिन हमें क्या पता, फ्यूचर में ऐसी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स आ सकती हैं जिसका मिसयूज करेंगी। अब सरकार को जब आपने एक्सेस दे दिया मैसेज पढ़ने का, तो फिर ये कहाँ रुकेगा किसी को नहीं पता है। फिर वो अपोजिशन के मैसेज भी पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना, किसी के भी पढ़ सकते हैं फिर तो। इसीलिए ये एक पेंडोरा बॉक्स है जिसको ना ही खोलो तो अच्छा है, क्योंकि इनके मिसयूज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। राइट। अब देखिए जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, यूरोपियन डेमोक्रेसी बेसिकली, हो सकता है इन चीज़ों का मिसयूज ना करें। लेकिन जो फ्लोड डेमोक्रेसीज हैं, जो ऊपर से दिखने में लगता है डेमोक्रेसी है लेकिन अंदर से काफ़ी ऑथोरिटेटिव होती है, जैसे टर्की, ब्राज़ील, इन्होंने इंडिया का भी एग्जांपल यहाँ पे दिया है। यहाँ पे अपोजिशन को टारगेट किया जा सकता है अगर ऐसी एक्सेस गवर्नमेंट को दे दी जाए। पहले ही हमारे यहाँ पे पैगासस वगैरह को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी रहती है। तो इसीलिए अभी आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा आएगा प्रैक्टिस में। लेकिन यस, थोड़ा सा डेफिनेटली पता होना चाहिए इसके बारे में। चलिए, एक बुक लॉन्च हुई है, बुक का नाम है क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म। तो रुचिर शर्मा ने इनको लिखा है। और यूजली भाई का इंटरव्यू इंटरव्यू वगैरह देखोगे इनके, तो कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ये। तो इनकी मेरी पूरी बुक आई है। तो इनका कहना है कि भैया कैपिटलिज्म जो है वो दुनिया को बर्बाद कर देगा। हालांकि देर आर हंड्रेड्स ऑफ आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ कैपिटलिज्म। और अगर आप एक चीज इस कैपिटलिज्म का सीधा सीधा सा अगर आपको रिजल्ट देखना है, तो आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, कनाडा, आप इन कंट्रीज को देखिए। क्योंकि यहाँ पे कैपिटलिज्म एक अच्छे खासे लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है काफी सालों से। इन कंट्रीज में आप ह्यूमन राइट्स को देखिए, यहाँ पे आप एक आम आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखिए, यहाँ पे आप पर कैपिटा इनकम देखिए, परचेजिंग पावर देखिए। हर चीज आपको बेटर मिलेगी उन कंट्रीज से जहाँ पे कैपिटलिज्म कम डिग्री पे इम्प्लीमेंट होता है बेसिकली, या सोशलिज्म है, या कम्युनलिज्म है ना, उस तरह से। तो एक तो प्रैक्टिकल सीधा सीधा नजरिया आता है कि इन कंट्रीज को बेनिफिट हुआ है कैपिटलिज्म अपनाने से। आप इंडिया की ही बात करें, 1991, वैसे तो इंडिया में बोला जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को ही मतलब प्रैक्टिस में लेते हैं। पर फिर भी देखा जाए तो 1991 तक इंडिया में मोस्टली जो मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, डिस्ट्रीब्यूशन थे, वो गवर्नमेंट के हाथ में हुआ करते थे। फिर बाद में हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, एफडीआई वगैरह आया, सब कुछ है, प्राइवेट सेक्टर को अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा इनकरेज भी करते हैं।
और जब से इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया है, डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी अच्छी गई है, जीडीपी पर कैपिटा इनकम सब कुछ ठीक ठाक गया है। हाल तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस जिसमें आप कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर सकते हो और करते भी हैं। लेकिन यस, हर चीज़ के क्योंकि दो पहलू होते हैं, तो कैपिटलिज्म की बहुत सारी एक नेगेटिव साइड भी है। क्या नेगेटिव साइड है? इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो बूम एंड द बस्ट साइकिल, कैपिटलिज्म हमेशा इस तरह से ग्रो नहीं करता है। कैपिटलिज्म हमेशा ग्रो करता है थोड़ा इस तरह से, ठीक है। तो वहां पे क्या रहता है, कैपिटलिज्म में एक बार बूम पीरियड आता है जब आपकी इकोनॉमी बहुत ऊपर जाती है, और फिर एक बार बस्ट पीरियड आता है जब आपकी इकोनॉमी एकदम फ्लैट हो जाती है। तो बूम पीरियड और बस्ट पीरियड को आप कहते हो रिसेशन, डिप्रेशन, ये बड़े फ्रीक्वेंट होते हैं। हर 10-12 साल में इकोनॉमीज के अंदर रिसेशन डिप्रेशन आता ही आता है, क्योंकि वो बस्ट पीरियड होता है। फिर एक बार बूम पीरियड आता है जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, राइट। 2004, 5, 6, 7 ये बूम पीरियड था, पूरी दुनिया ग्रो कर रही थी, इंडिया की जीडीपी ने 8% से ऊपर ग्रो किया उस समय पे। मनमोहन जी की सरकार थी। फिर अचानक से 2008-9 के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया। वो सब चलता रहता है इसके अंदर। तो जब ये डिप्रेशन वाला पीरियड आता है तो मिलियंस ऑफ पीपल एक्चुअली दे लूज देयर जॉब्स। और जब बूम पीरियड आता है, बढ़िया वाला आता है, तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी मिलता है। तो अनसर्टेनिटी है बेसिकली कैपिटलिज्म के अंदर, ये बड़ी बात है। इनकम इनइक्वालिटी बहुत बड़ी समस्या है, इनकम डिस्पैरिटी। रिच पीपल गेट रिचर एंड रिचर, ठीक है। पुअर पीपल गेट पुअरर। हालांकि इस आर्गुमेंट में बहुत ज़्यादा दम है नहीं, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर कैपिटलिज्म को देखो तो पॉवर्टी लेवल कम ही होता है। अगर इंडिया को देखें, इंडिया ने पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके गए हैं हम लोग। चाइना ने में भी ऐसा हुआ, जब से चाइना ने कैपिटलिज्म आया तो वहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी बहुत कम हुई, इंडिया में भी कम हुई। तो ये कहना कि पुअर गेट पुअर, ये सही नहीं है। हालांकि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वो बढ़ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पुअर लोग और पुअर होते हैं ऐसा नहीं है। अगर आप 15 साल से 20 साल से पहले कंपेयर करो इंडिया में जो पॉवर्टी की हालत थी, उससे आज कंपेयर करो तो उससे काफी बेटर है। अगर आप अंबानी जी से कंपेयर करोगे तो फिर वो गैप ज्यादा बढ़ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। मोनोपोली एंड द ओलिगार्की, ऑब्वियसली कुछ कंपनी डोमिनेट ज्यादा करती हैं कैपिटलिज्म में, राइट। एक इशू ये बहुत सारा होता है यहाँ पे। सोशल इश्यूज भी बहुत सारे हैं। लेबर एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिज्म में चांसेस होते हैं कि लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है फॉर द पर्सनल गेन। सैलरीज बहुत कम होती हैं, बेनिफिट्स, क्योंकि अब सीधी सी बात है, जो मालिक होगा उसको तो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा चाहिए। प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा कैसे होगा? जब आप खर्चे कम करोगे, एक्सपेंडिचर। और जो वेजेस होते हैं वो भी तो एक्सपेंडिचर ही होता है ना। तो वेजेस को कम करने की कोशिश करते हैं। इससे कई बार जो वर्कर होते हैं उनको एलियनेशन की फीलिंग आती है, क्योंकि वो जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उस प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर पाते हैं। अब मान के चलिए, जो मर्सिडीज बनाने वाली कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो बना तो मर्सिडीज रहे हैं ना, लेकिन क्या वो मर्सिडीज चला थोड़ी रहे हैं? तो प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग हो गए, राइट। ये भी एक फैक्टर यहाँ पे आता है। उसके अलावा कंज्यूमरिज्म। देखिए, कैपिटलिज्म का सीधा सीधा मतलब है प्रॉफिट। प्रॉफिट तब मिलेगा जब आप चीजें कंज्यूम करोगे। कंज्यूम नहीं करेंगे तो कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, और प्रोड्यूस अगर नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो कैपिटलिज्म कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देता है। बहुत बार कैपिटलिज्म में आप ऐसी चीजें भी परचेज करते हो जिसकी आपको एक्चुअली जरूरत है ही नहीं। तो मटीरियलिज्म को बढ़ावा देता है। कैपिटलिज्म के कोर में ही है मटीरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म, राइट। और उसकी वजह से क्या होता है फिर? एक्सप्लोइटेशन होता है एनवायरनमेंट का। देखिए, कैपिटलिज्म मतलब प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट का मतलब यह, प्रॉफिट कब कमाओगे? जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करोगे। एक्सपेंड करोगे, ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, सीधी सी बात है। और एक्सपेंड कब तक करोगे भैया? एक्सपेंशन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और एक्सपेंशन अगर आप इतना करोगे ना, तो उसमें एनवायरनमेंट का तो डिग्रेडेशन होगा ही होगा, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिव तरीके से एक्सपेंड नहीं कर सकते अपने बिजनेस को। एनवायरमेंटल डैमेज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोइटेशन होता है जब आप इतना ज्यादा एक्सपेंड करने लगते हो अपने बिजनेस को। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज की समस्या यहाँ पे है। आप जंगलों को काटने लगते हो, रिवर्स को पोल्यूट करने लगते हो, क्योंकि आपको तो प्रॉफिट कमाना है ना, किसी भी हालत में प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो बिजनेस ठप हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। उस प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप वो कुछ भी करोगे जिससे प्रॉफिट कमाया जा रहा है, तो ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, इकोलॉजिकल बैलेंस्ड मॉडल नहीं है कैपिटलिज्म।
और फिर पॉलिटिकल इश्यूज भी आ जाते हैं। इंडिया में ही आपने देखा होगा, जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं तो बहुत सारा आर्गुमेंट ये हुआ, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक सिंपल सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है बिटवीन बिजनेस पीपल एंड द गवर्नमेंट। वो आपको डोनेट कर रहे हैं, आप उनको बेनिफिट दे रहे हो। तो इससे क्या होता है, पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता है, डेमोक्रेसी वीक होती है बेसिकली। जब कुछ लोग, बड़े बड़े जो बिलियनियर्स हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं, तो फिर काहे की डेमोक्रेसी, राइट। ये नुकसान यहाँ पे पहुंचता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं कैपिटलिज्म में, जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बट इन जनरली अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो इश्यूज हम लोगों ने बात की है ना, बेसिकली वो कैपिटलिज्म के इश्यूज नहीं है एज सच, वो क्रोनी कैपिटलिज्म के इश्यूज हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म इज डेंजरस। कैपिटलिज्म तो ठीक ठाक काम करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये दिक्कत होती है ना, क्रोनी कैपिटलिज्म, जब एक नेक्सस बन जाता है बिटवीन बिलियनियर्स, पॉलिटिशियंस, कॉन्ट्रैक्टर्स, तब दिक्कत आती है। ठीक है। सो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? सॉल्यूशन, कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप सजेस्ट कर सकते हो, जैसे आप बोले कि साहब हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल, हम लोग जैसे जो इंडिया में हम लोग अप्लाई करते हैं, ये फॉलो कर सकते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी होगा और इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा। कुछ असेंशियल चीजें होंगी गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में होंगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगी, क्योंकि दोनों ही चीजें आपको चाहिए। यूजुअली गवर्नमेंट सेक्टर में एफिशिएंसी कम होती है और प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा होती है। तो लो एफिशिएंसी के साथ भी कोई भी देश बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। ये रशिया में हम लोगों ने देखा, चाइना में हम लोगों ने देखा। अल्टीमेटली वो सब कंट्रीज गवर्नमेंट लेवल से प्राइवेट सेक्टर की तरफ चली गई क्योंकि एफिशिएंसी कम था। सोशलिज्म का मॉडल आप फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। तो सोशलिज्म में क्या होता है, जो 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 कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों की अच्छी अच्छी बातें करके हम लोग सोशलिज्म में फॉलो करते हैं। तो एक तरह से वेलफेयर स्टेट की बात हम लोग कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर उस किसी भी सेक्टर में काम नहीं करेगा जहां पे प्रॉफिट ना होता हो। प्राइवेट सेक्टर मींस प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट वाले जगह पे जाएगा। तो बहुत बार जो सोशल सर्विसेज होती हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट होता नहीं है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व होता नहीं है। अभी लेट बाद में तो हम लोगों ने सब करप्ट कर दिया तो प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन में भी आ गया। लेकिन अगर आप कोर देखें, एजुकेशन सेक्टर का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बेसिकली कुछ सर्विसेज जो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती हैं, वो गवर्नमेंट के हाथ में रहें, और जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहे। तो एक बैलेंस बना के चलना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट रेगुलेट करे, खुला मत छोड़े भाई। ठीक है, रूल्स बनाए, प्रॉपर लॉज बनाए, फैसिलिटेट करे प्राइवेट सेक्टर को, और जो अनलॉफुल प्रैक्टिसेस हैं उनको रेगुलेट करें। तो ये जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी लोगों को सर्व करती है, और जो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो भी लोगों को सर्व करती हैं। तो पीपल ही होना चाहिए ना सेंटर में सबके, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल ओरिएंटेड जो है वो होना चाहिए। वो तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हम लोग बैलेंस डेफिनेटली बना के चल सकते हैं। आगे बढ़ें। आर हीट वेव्स अ नेचुरल डिजास्टर? ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि फिलहाल जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, वहां पे 12 डिजास्टर्स को नोटिफाई किया गया है, जिनमें से हमारे पास आते हैं साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फूड फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांच, क्लाउड बस्ट, पेस्ट अटैक, फ्रोस्ट एंड द कोल्ड वेव्स। यहाँ पे हीट वेव नहीं है, कोल्ड वेव है, फ्रोस्ट है, हीट वेव नहीं है। अब यहाँ पे ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है साहब, क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन के बाद अभी जो अपना जो फाइनेंस कमीशन है, बहुत सारे स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि हीट वेव को भी नेशनल डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर के अंदर इंक्लूड किया जाए। कुछ स्टेट डिमांड कर रहे हैं। क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे कुछ डेथ हो रही थी उसकी वजह से। अब देखिए जरा, जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे जो पैसा दिया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है। अगर
हीट वेव को नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर करते हैं, तो स्टेट्स को ज्यादा पैसा मिलेगा, और ये स्टेट्स उस पैसे का यूज कर सकती हैं इमीडिएट रिलीफ देने के लिए उन विक्टिम्स को जो कि हीट वेव की वजह से हो मर जाते हैं। तो इसलिए स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं। अब ये प्रपोजल गया 15th फाइनेंस कमीशन के पास, और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल इंडिया में जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो बिल्कुल ठीक है, और हीट वेव को नेचुरल डिजास्टर कैलेमिटी में ऐड करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, ऐसा 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा। अभी जो नया फाइनेंस कमीशन बनेगा उसके अंदर शायद इसको रिव्यू किया जा सकता है, तो यानी कि स्टेट्स को ज्यादा फंड इसके अंदर में मिल सकते हैं। अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इंडिया में हीट वेव से डेथ ज्यादा बढ़ रही है क्या? तो देखिए, हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। देखिए, हीट वेव के जो डेज हैं वो डेफिनेटली ज्यादा हो गए हैं। पहले हीट वेव यूज टू बी लाइक फॉर 6-7 डेज, अब हीट वेव जब हुआ 15-20 दिन तक चलती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, डेज बढ़ गए हैं। लेकिन क्या डेथ भी बढ़ गई है? ऐसा नहीं है। एक्चुअली इंडिया में हीट वेव से डेथ कम हो रही है। In 2017, there were more than 1100 deaths. In 2021, there was only 374 डेथ। हालांकि डेथ तो एक भी जो हो वो भी बहुत खराब होती है, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा खासा डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। 2022 में देर वर 33 डेथ ड्यू टू हीट वेव। इन 2023 देर वॉज नॉट इवन अ सिंगल डेथ, राइट। 2024 में भी कुछ डेथ हुई हैं, अराउंड के 100 के आसपास डेथ हुई हैं। ठीक है, तो डेथ तो कम हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या इसको नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर किया जा सकता है? लेकिन सवाल ये भी है कि अगर दिक्कत कहाँ आ रही है? 10 डेथ, 50 डेथ, 100 डेथ इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में तो बहुत कम नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग की दिक्कत भी है। अब देखिए क्या होता है, बहुत बार एक आदमी की गर्मी से डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी रिपोर्ट में क्या आता है? उस रिपोर्ट में आता है कि साहब वो तो कार्डियोवास्कुलर इशू से मर गया, हाइपरटेंशन के इशू से मर गया। अब किसी आदमी को मान लो इस तरह की बीमारी पहले से होती है और हीट वेव भी चल पड़ती है, उसकी डेथ हो जाती है, रिपोर्ट में क्या आएगा कि वो डेथ हीट वेव से नहीं मरा है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम की वजह से मरा है। इसलिए बहुत सारी हीट वेव की डेथ इंडिया में काउंट नहीं होती है, और इसीलिए उनको कंपनसेशन भी नहीं मिल सकता, क्योंकि भैया हार्ट अटैक के लिए तो कंपनसेशन है नहीं, हाइपरटेंशन के लिए तो है नहीं, क्योंकि ये तो नेचुरल कैलेमिटी है नहीं। ये इश्यूज होते हैं। और इंडिया में अगर हीट वेव की डेफिनेशन देखें, ये भी बड़ी अजीबो गरीब है। आईएमडी कहता है कि 45 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो वो हीट वेव है, और इससे कम है तो वो नहीं है। अगर आप हिली एरियाज की बात करें तो वहां पे 30 डिग्री उन्होंने काउंट कर दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, राइट। तो ये रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है, प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है। तो आप इस एक चीज को पूरे इंडिया के ऊपर लागू नहीं कर सकते। अब देखिए, जैसे अब यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, वहां पे अभी हीट वेव डिक्लेयर किया गया 26 डिग्री टेम्परेचर पे। मतलब वहां पे अगर 26 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो लोग हीट वेव डिक्लेयर कर देती है वहां की सरकार। इंडिया में तो हमारा एसी चलता है 26 पे, मेरा एसी 27 पे चलता है। तो ये वेरी करता है, राइट, रीजन टू रीजन। तो इस वजह से भी यहाँ पे दिक्कत आती है, और ऑफिशियल रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती। बहुत सारे हिमालयन स्टेट्स के अंदर जहाँ पे 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे हीट वेव अनाउंस नहीं की जाती है, राइट। तो ये इश्यूज हैं इसके अंदर। तो इसीलिए कि हमें लोकल एरिया पे, लोकल एरियाज के हिसाब से यहाँ पे स्टेप लेने की जरूरत है। तो देखिए, वैसे आपको पता ही है हीट वेव क्या होता है, 45 डिग्री टेम्परेचर, प्लेन एरियाज, 30 डिग्री इन द हिली एरियाज। दिक्कत क्या होती है हीट वेव में? हीट वेव में दिक्कत ये होती है कि गर्म हवाएं चलती हैं, रात को 11-12 बजे तक गर्म हवाएं चलती हैं, मॉइस्चर नहीं होता है, क्लाउडलेस सिचुएशन होती है, सारी सनलाइट जो है वो आपके ऊपर पड़ती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, मतलब हाई प्रेशर कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो क्या करें? नेशनल लेवल के अलावा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल पे हम लोग ने एक प्लान बनाया जिसे कहते हैं हीट एक्शन प्लान। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं।
प्रिपेयर, एड्रेस करना है, रिकवर करना है, वो सब किया जाता है। और हीट वेव से पहले, हीट वेव के बाद क्या करना है, एक वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल बनाई जाती है। मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, जैसे पुअर लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, या वो हो गए, ठीक है, जो बीमार हैं पहले से वो हो गए, तो ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर, ठीक है, वो तीनों चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं इसमें। उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट जो पी लोग होते हैं जो स्पेशल चीज़ों में काम करते हैं, जैसे लेबर क्लास हो गई जो कि बाहर काम करती है घर से, इनके लिए थोड़ा ज़्यादा रूल्स बनाए जाएं। जो पुलिस है, क्योंकि ये भी बाहर काम करते हैं, उनके लिए बनाए जाएं। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं हम लोग अपने इस प्रोग्राम में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों ही प्लान बना सकते हैं, और बनाते भी हैं। इसलिए शायद इंडिया में हीट वेव के केसेस जो हैं कम हो रहे हैं, डेथ वाले, है ना। शॉर्ट वेव टर्म में क्या करना चाहिए, फोरकास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, फोरकास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप एडवांस में जनता को बताइए कि अपना ध्यान रखना है भैया, बाहर गर्म हवाएं चल रही हैं, बाहर जो है लू चल रही है, अपना ध्यान रखें। अर्ली वार्निंग सिस्टम जरूरी है। लोगों को एजुकेट करिए कैंपेनिंग के थ्रू। हीट शेल्टर्स बनाइए, कूलिंग सेंटर्स बनाइए, ताकि जो लेबर काम करती हैं बाहर, या जो रिक्शा चलाने वाले हैं, सब्जी की रेडी लगाने वाले हैं, वो बीच बीच में इन कूलिंग सेंटर्स पे जाके अपने आप को थोड़ा आराम दे सके, है ना। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं, प्रॉपर अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं। अभी हमारे अर्बन एरियाज में क्या है, चारों तरफ कंक्रीट होता है। तो थोड़ा सा हम लोग ग्रीन कवर बढ़ा सकते हैं, प्लांट जो है वो प्लांटेशन कर सकते हैं अपने सिटीज के अंदर, या नॉर्मल भी प्लांटेशन कर सकते हैं, राइट। हीट रेजिस्टेंस बिल्डिंग बना सकते हैं। खिड़कियां आप उस हिसाब से बनाइए, वेंटिलेशन वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। कूल रूफिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अगर मान लो, अगर आप अपनी रूफिंग को वाइट कलर करते हो, तो इससे टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री कम हो जाता है आपके घर के अंदर, क्योंकि वाइट जो कलर होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब का रोल भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब हीट वेव के लिए डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ें। इंडिया अमंग द सिलेक्ट फ्यू कंट्रीज दैट हैव नॉट कंडक्टेड द सेंसस। अब यहाँ पे देखिए इस पिक्चर से आप लोग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 2001, 2009, 2019, 2024, 2019 और 2024 के बीच में इन सभी कंट्रीज ने अपने सेंसस करवाया है। 19 और 2024 के बीच में यूएस, रशिया, इवन पाकिस्तान ने भी करवाया है। चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट, ब्राजील, ये जो कंट्री हैं यहाँ वाले, इन्होंने 2009 और 19 के बीच में करवाया है। इंडिया यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्री आता है, श्रीलंका, म्यांमार, राइट। तो एक तो हम लोगों ने सेंसस, लास्ट सेंसस 2011 में ही करवाया था, उसके बाद कोई सेंसस हुआ नहीं है। और ये कब होगा ये भी नहीं पता, कोई ईयर डेट सरकार ने नहीं बताई है। इनडेफिनेटली इसको पोस्टपोन कर दिया गया, रीजन दिया गया था कोविड। लेकिन कोविड के बाद तो बहुत सारे देशों ने करवाया है कंडक्ट सेंसस। तो ये बहुत एक मैंडेटरी प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, क्योंकि वो सिर्फ सेंसस काउंटिंग के लिए यूज नहीं होता है ना। सेंसस के और भी बहुत सारे यूज होते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और भी बहुत सारे स्कीम होते हैं, आगे बात करेंगे, जिनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है। अब मान लो सरकार ने एक स्कीम चलाया, उस स्कीम के लिए ये तो पता चलना चाहिए ना बेनिफिशियरी कौन है, किसको स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बेनिफिशियरी तो 2011 के सेंसस के बेसिस पे किया जा रहा है। तो भाई 2011 और 2024 में कुछ तो फर्क होगा। इट्स बीन 13 ईयर्स। तो उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि 100 मिलियन बेनिफिशरीज इंडिया में ऐसे हैं जिनको सरकारी सुविधाएं मिल ही नहीं रही हैं, उनको बेनिफिट्स मिल ही नहीं रहे हैं स्कीम्स का, क्योंकि वो लिस्ट में है ही नहीं, लिस्ट में है ही नहीं। 44 कंट्री ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने सेंसस नहीं करवाया है, जिनमें से इंडिया एक कंट्री है। यूक्रेन ने नहीं करवाया, चलो मान के चला, वहां पे तो लड़ाई चल रही है। यमन, सीरिया, म्यांमार,
अफगानिस्तान, श्रीलंका, मैनी अफ्रीकन कंट्रीज। तो इंडिया को इनके साथ अच्छा थोड़ी लगता है देखना। ये सारी कंट्री वो है जो या तो डिक्टेटर्स हैं, वहाँ पे अथॉरिटेटिव रूल्स हैं, वहाँ पे वॉर चल रहे हैं, सिविल वॉर है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। इंडिया में तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो कंडक्ट करा लेना चाहिए था। अमंग द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इंडिया और नाइजीरिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे अब सेंसस नहीं हुआ लास्ट सेंसस से। चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया ने सबने करवा लिया, पाकिस्तान ने भी करवाया है। क्यों जरूरी है सेंसस करवाना, ये भी तो देखा जाना चाहिए। सेंसस सिर्फ पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं होती है। सेंसस से ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे कंजप्शन पैटर्न क्या है, पॉवर्टी का पता चलता है देश में, लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी इनकम क्या है, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, ये सब पता चलता है इससे। ये पता चलता है कि इंडिया में जो हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है। लेकिन फिलहाल तो हमारे यहाँ पे 2011 का फिगर ही चल रहा है। ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। जो सब्सिडाइज फूड दिया जाता है लोगों को, ये 2011 के बेसिस पे ही दिया जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी इंडिया में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए था सब्सिडरी फूड का, लेकिन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो है ही नहीं इसके अंदर। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रन के लिए ओपन किए जाते हैं, ये भी 2011 के बेसिस पे ही चल रहा है अब तक। तो भाई करिए अपडेट ना। अपडेट हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि नया सेंसस जब तक नहीं होगा तब तक चीजें नहीं। तो कोविड एक एक्सक्यूज हो गया, क्योंकि कोविड अगर अकेला रीजन होता तो बहुत सारी कंट्री में सेंसस कंडक्ट हो चुका, तो वहां पे भी नहीं होता। डीलिमिटेशन कैन बी अनदर फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से सरकार ने अब तक सेंसस कंडक्ट नहीं कराया। लेकिन यस, जल्दी से जल्दी इसको करवाया जाना चाहिए। दैट इज द होल थिंग। यही करते हैं आज, और उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं जो आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।